Hello everyone, welcome to Global Online Platform. This is Professor Swati Patil and today we are going to discuss about NTA UGC NET June 2024. In this part we are going to study about political science and the topic is discussion of syllabus. तो आज के सेशन में हम राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की चर्चा करने वाले, ठीक है। कल ही हमें यूजीसी ने नेट की फॉर्म फिल करने के लिए डेट जारी की है और 16 जून को हमारी एग्जाम रहेंगी। तो हम आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम की चर्चा करने वाले। टोटल syllabus जो हमारा है here is divided into 10 parts, 10 units and I will be explaining each unit. In first here we are going to start from syllabus. It is a very crucial part of our exam, ठीक है। एग्जाम क्रैक करने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने के लिए इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमें सिलेबस पूरा मालूम होना चाहिए। अबाउट सिलेबस हमारा पूरा लर्न होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसमें कितने पार्ट है, कितने पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी ज़्यादा मालूम होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट थिंग इज दैट सिलेबस इज हमें पूरा का पूरा जान लेना चाहिए, ठीक है। तो इस सेशन में हम पूरा का पूरा सिलेबस जान लेने वाले, राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम की पूरी तरह से हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या करने थे, सिलेबस है। सिलेबस कहाँ पर है कि यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 10 तक हमारा सिलेबस यूजीसी नेट के लिए जारी किया है। यूनिट फर्स्ट में हमें क्या दिया है, तो यूनिट फर्स्ट में हमें राजकीय सिद्धांत है, इसे ही पॉलिटिकल थ्योरी कहलाते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी हम यूनिट फर्स्ट में करना है। सेकेंड यूनिट में हम पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानने वाले हैं। पॉलिटिकल थॉट यानी हियर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ऐसा रहता है, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले। यहाँ पर प्लेटो, अरिस्टोटल जो कि वेस्टर्न थिंकर्स है, यहाँ पर हम उनका स्टडी करने वाले। यहाँ पर यूनिट सेकंड हमें पॉलिटिकल थॉट के बारे में कहलाते। यूनिट थर्ड में क्या कहा है, तो यूनिट थर्ड में इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में कहा है। यहाँ पर एक ही वर्ड यहाँ पर ऐड किया है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसका मतलब यह होता है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जहाँ पर भारतीय राजनीति के विचार है, इसका हम यहाँ पर सिलेबस में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और स्टडी करने वाले। यहाँ पर हमें यूनिट 3 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में जान लेना है। यूनिट 4 कहा है, तो यूनिट 4 में क्या कहा है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस कहा है, जो कि कंपैरेटिवली हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस करना है। कंपैरेटिवली यानी हम पॉलिटिकल एनालिसिस अदर स्टेट का भी करने वाले हैं। यूनिट 5 में हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जान लेने हैं। यूनिट 5 में, यूनिट 6 में क्या है, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी, जी की इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे रहे अब तक की, वहाँ की स्टडी हम यूनिट 6 में करने वाले। यूनिट 7 में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया, जो कि यहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस कवर करने वाले, और इंडियन प्रोसेसेस इन इंडिया, जो कि भारतीय पॉलिटिकल राजनीतिक प्रक्रिया जो है वह हम यूनिट 8 में क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। यूनिट 9 में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने वाले, और यूनिट 10 में हम गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का स्टडी करने वाले। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ पर हमें वो क्वेश्चन जरूर करना है। उनके साथ ही पॉलिटिकल थॉट, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक साथ ही हम कर सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट एनालिसिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, हम एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ का पार्ट जो यूनिट 7, 8 जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, हम एक साथ करने वाले, ठीक है। और यूनिट 9 और यूनिट 10 का जो सिलेबस है वो इंटरकनेक्टेड है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया यहाँ पर हम एक साथ करने वाले, ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारे यहाँ की इन इंडिया की गवर्नेंस कैसी रहती है, वहाँ पर कौन कौन से पब्लिक पॉलिसियाँ रन करती है, ये सब हम जान लेने वाले, ठीक है। और इस हिसाब से हम जब सिलेबस का पूरा पार्ट लर्न करेंगे, पूरा पार्ट जानकारी लेंगे, तब हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी बहुत क्रूशियल पार्ट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। सिलेबस पूरा की पूरा हम लर्न करने वाले, इसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम के लिए क्या करना पड़ता है, तो एग्जाम के लिए हमें मालूम है कि पूरे के पूरे 70% मार्क्स लेना है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई होने के लिए हमें बहुत जरूरी होते हैं। मेरिट कितना लगता है, मेरिट 65 63 के ऊपर लगता है। फॉर जनरल कैटेगरी 63 प्लस हमें मेरिट कट करना चाहते हैं, यानी कि 185 से ज़्यादा 230 तक हमें मार्क्स लेने। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए हम 185 टू 230 तक हमें मार्क्स लेने वाले हैं, जाकि
या कि हमें क्या कैसे हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में या जितना भी हमारा अटेम्प्ट रहेगा उतने में हम क्या करेंगे, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। इसलिए हम हमारा ये ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें तुम्हें हमें कौन कौन से हाइलाइट्स हम इस कोर्स में देने वाले हैं। तो एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यह कंप्लीट कोर्स में हम जून 2024 के लिए हम कौन कौन से बातें हम देने वाले हैं। सो डेली लाइव लेक्चर्स लेंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है, डेली लाइव लेक्चर्स पॉलिटिकल साइंस के होंगे, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स होंगे। इसके साथ ही हम फुल सिलेबस नोट्स भी हम तुमको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी डाउनलोडेबल पीडीएफ भी आपको दे सकते हैं। मॉक टेस्ट रहेगी, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड ट्रिक्स भी आपको बता देंगे, और लैपटॉप एंड वेब व्यू भी हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। और यह कंप्लीटली न्यू बैच है, यह स्टार्ट 22 अप्रैल से हो गई। इसकी पूरी फी कितनी है, पूरी फी है 10,000, लेकिन आपको 20% डिस्काउंट देकर आफ्टर डिस्काउंट ये फी रहेगी ओनली 8,000, ठीक है। और 8,000 में जब आप पॉलिटिकल साइंस को एडमिशन लेंगे वहाँ पर आपको पेपर्स भी कंप्लीटली फ्री मिलेगा। गेट कंप्लीट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। तो टू ज्वाइन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड कोर्स डाउनलोड ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, ओके। और यहाँ पर दिए हुए कॉन्टैक्ट पर हमें कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सअप करना है और आपकी सीट जो है तो रजिस्टर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम कैसे जा सकते हैं, ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर में जाकर ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें डाउनलोड करना है, वहां से ओपन करके हम स्टोर में जाते हैं और स्टोर में अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। वहां पर कोर्सेज पर जाने के माई कोर्सेज में हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस रख रहे हैं। यहाँ पर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का आपको लोगो दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर करवाने और आप एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में ओवरव्यू है, कंटेंट है, लाइव क्लासेस भी आपके लिए जारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले थे। यूनिट फर्स्ट है यूनिट 10 तक, ठीक है। हियर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में क्या लिखा है, तो यूनिट फर्स्ट में हमें पॉलिटिकल थ्योरी राजकीय सिद्धांत के बारे में यहाँ पर हमें लिखा है। राजकीय सिद्धांत कौन से कंसेप्ट में, कंसेप्ट और पॉलिटिकल ट्रेडिशन में डिवाइड कर रहे हैं। कंसेप्ट ने हमारे क्या कहला है कि लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप है, ठीक है। कंसेप्ट यानी संकल्पना, जो कि राजकीय सिद्धांत की जो कि संकल्पना है, वहां पर हमें स्वातंत्र्य है, इक्वालिटी समानता के बारे में कहा है, न्याय के बारे में कहा है, अधिकार के बारे में कहा है, लोकशाही सत्ता के बारे में और नागरिकत्व के बारे में हमें यहाँ कहला है। यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स पर आता है। जस्टिस हमें रॉल्स की जो थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी, वहां से जस्टिस के क्वेश्चन बहुत से ज्यादा आते हैं। पावर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मुझे पॉलिटिकल थ्योरी जहाँ पर कंसेप्ट पर हमें पावर, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल ट्रेडिशन में क्या हमें पढ़ना है, तो पॉलिटिकल ट्रेडिशन में हमें लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म है, लिबरलिज्म उदारमतवाद कहते हैं, कंजर्वेटिज्म है पुराणमतवाद, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, इक्वलिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है एंड पोस्ट मॉडर्निज्म पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिलेबस के बारे में हम जानकारी देते समय पॉलिटिकल थ्योरी में हमें टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं, पूरे ईच पार्ट में हमें 10 यूनिट्स है तो 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो टोटल हमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन में हमें ज्यादा से ज्यादा 70 के ऊपर हमें क्या करना है, स्कोर लाने, 70 के ऊपर हमारे क्वेश्चन जो है बराबर आने चाहिए। इसलिए यहाँ पर कोई भी अदर कंप्यूटर एग्जाम के जैसे यहाँ पर कोई भी हमें निगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, पूरी ऑनलाइन सेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेने वाली है एग्जाम है, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सी भी निगेटिव मार्किंग की सिस्टम अभी तक जारी की गई नहीं। इसलिए हम 70 to 80 प्लस यहाँ पर क्या ला सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं। ये इट इज इजी बिकॉज हमें अभी से ही स्टार्ट करना है और हम तुम्हें हेल्प करने के लिए अग्री है, ठीक है। तब सेकंड पार्ट क्या है, यूनिट सेकंड में क्या कहा गया है, तो यूनिट सेकंड में हमें कहा था पॉलिटिकल थॉट के बारे में कहा गया है, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट यानी क्या होता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यहाँ पर मीनिंग होता है, ठीक है। वेस्टर्न थिंकर जो है इसकी पढ़ाई हम यूनिट सेकंड में करने वाले हैं। पॉलिटिकल थॉट में यहाँ पर कौन कौन से थिंकर्स जो है जो हमें पढ़ाना है, कन्फ्यूशियस है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, मैकियावेली है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, हेगेल है, मेरी वेस्टर्नक्राफ्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल है, कार्ल मार्क्स, देन अना अरेंट है, देन फैनन है, माओ जेडोंग एंड जॉन
रॉल्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है, पॉलिटिकल थॉट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा के ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल है, मैकियावेली का, अभी हमें मैकियावेली पर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हर ईयर पर हमें क्या करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस पॉलिटिकल थॉट में, ठीक है। जेएस मिल और कार्ल मार्क्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी बारे में यूनिट सेकंड जो है वो पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट थर्ड में क्या देने वाले, तो यूनिट थर्ड में हमें यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जानकारी लेनी है। यहाँ पर धर्मशास्त्र है, कौटिल्य है, अगस्त्य है, बरानी है, कबीर, पंडित रमाबाई है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानना है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, एम.के. गांधी है, श्री अरविंदो है, पेरियर ई.वी. रामास्वामी है, मोहम्मद इकबाल है, एम.एन. रॉय के बारे में जानना है, वी.डी. सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में भी हमें जानना है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही है, राम मनोहर लोहिया है, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हमें यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानकारी लेनी है। अगर हमें सिलेबस का पूरा के पूरा स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पर दिए गए हुए सब के सब जो थिंकर्स है, जो कि पॉलिटिकल थॉट उनके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि उनके राजनीतिक विचार के बारे में, सामाजिक विचार के बारे में, उनके ज़्यादा से ज़्यादा हमें बुक्स पर ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर हमें पॉलिटिकल थॉट के बारे में पूरा की पूरी जानकारी मिलेगी कि कहाँ से कहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ज़्यादा से ज़्यादा कौन से सेक्शन पर क्वेश्चन आते हैं, धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगस्त्य, बरानी, इसमें हमें कबीर, इसमें हमें थोड़े से कम क्वेश्चन दिखाई देते हैं, लेकिन पंडित रमाबाई है, पेरियर ई.वी. रामास्वामी है, जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हमें पूरे की पूरे जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इस बारे में हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगला यूनिट क्या है, तो अगला यूनिट हमें कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में कहलाते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में क्या कहा गया, जो कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें हमें यहाँ पर अप्रोच, हर तरह के दृष्टिकोण दिए गए, कौन कौन से है, तो इंस्टीट्यूशनल है, संस्थात्मक अप्रोच कहलाते हैं, पॉलिटिकल कल्चर है, राजकीय संस्कृति कहलाते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजकीय अर्थनीति है यहाँ पर, देन न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल, नव संस्थात्मकवाद भी यहाँ पर हमें पढ़ना है, और कंपैरेटिव मेथड के बारे में यह अप्रोचेस हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं, ठीक है। और आगे क्या है, तो कोलोनिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन के बारे में भी हमें पढ़ना है। इसमें क्या है, फॉर्म्स ऑफ कोलोनाइजेशन, वसाहतवाद बोलते हैं उसे, एंटी कोलोनाइजेशन स्ट्रगल है, डीकोलोनाइजेशन है, नेशनलिज्म, इसके बारे में, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन के बारे में हमें यहाँ पर कोलोनिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन यहाँ पर पढ़ना है। और यहाँ पर अभी कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो स्टेट थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टेट थ्योरी में हम क्या पढ़ सकते हैं, तो डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस स्टेट थ्योरी। ग्लोबलाइजेशन है एंड नेशन स्टेट पॉलिटिकल रिजिम्स कौन से है, तो डेमोक्रेटिक, इलेक्टोरल, लिबरल, मेजोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटरी है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स है, जो कि पैट्रोनलिज्म, ब्यूरोक्रेट, अथॉरिटिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड टोटलिटरिज्म एंड फैसिस्ट के बारे में हमें यहाँ पर स्टेट थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, और यहाँ पर स्टेट थ्योरी के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है, हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, बाकी हमें स्टेट थ्योरी के पूरे क्वेश्चन हम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और पूरे के पूरे मार्क्स हमें यहाँ पर लेना है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस कंपैरेटिवली क्या है कि बहुत इजी पार्ट है, लेकिन यहाँ से हमें पूरे के पूरे मार्क लेने की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो कि हर तरह की घटना है कि घटनावाद है, जो कि संविधान और संविधानवाद भी यहाँ पर कहलाते हैं, और कौन कौन से उनके फॉर्म्स क्या है, उनके टाइप्स कौन से, ये हमें पढ़ना है। रूल ऑफ लॉ क्या है, ये भी हमें पढ़ना है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कंसेप्ट है। देन इमरजेंसी पावर्स, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन डेमोक्रेटाइजेशन है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, कंसोलिडेशन क्या है, यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा से स्टडी करना है, ठीक है। और यहाँ से अभी तक का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टेट थ्योरी के
आगे कौन सा है तो डेवलपमेंट, यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, मॉडर्नाइजेशन है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। इस पूरे पार्ट में हमें डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कंसेप्चुअल ज्यादा से हमें क्वेश्चन हम यहाँ पर आते हैं। तो डेवलपमेंट के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी, पूरी स्टडी करनी है, और यहाँ पर हम ग्लोबल ऑनलाइन सेशन पे तुम्हें डेवलपमेंट पे पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है तो स्ट्रक्चर ऑफ पावर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पावर्स में हम क्या पढ़ेंगे तो रूलिंग क्लास है, पावर इलाइट है, डेमोक्रेटिक इटिलिज्म, एक्टर एंड प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, सोशल मूवमेंट्स है, न्यू सोशल मूवमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी कंबाइंड रिवॉल्यूशन जो है, यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ऑफ पावर्स में कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट क्या है, यूनिट 5, उसे इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो अप्रोचेस है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर भी हमने कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में भी हमें अप्रोचेस जानना है, वो कि कंपैरेटिव के बारे में। यहाँ पर हमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अप्रोचेस की पूरी जानकारी लेनी है। यहाँ पर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यस सिलेबस टू यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन। आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म है, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, यहाँ पर जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी पे, फेमिनिज्म पर भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म। यहाँ पर अप्रोचेस के बारे में कहे तो हमें थ्योरी और थॉट के बारे में यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन कौन से थिंकर्स आते हैं, न्यू रियलिज्म में कौन से थिंकर्स है, न्यू रियलिज्म या रियलिज्म की प्रॉपर थीम क्या है, इस बारे में हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और कंसेप्ट क्या कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, कंसेप्ट में हमें स्टेट है, स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर्स कौन कौन से यहाँ पर पूछते हैं, पावर्स कौन से, सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी जो कि ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल के बारे में हमें यहाँ पर कंसेप्ट की इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूरी जानकारी, पूरी स्टडी करने, जो कि यहाँ पर हमें बार बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछते आए हैं, ठीक है। और इसे आगे का क्या पार्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस क्या है, संघर्ष और शांति कहते हैं उसे, क्या है तो चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर क्या है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डेटरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुए, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और पीस में हमें ज्यादा से क्वेश्चन आते हैं। यूनाइटेड नेशन ये है इंटरनेशनल रिलेशन में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अच्छे से करना है, जो कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन हमें पूछते हैं। उनके यूनाइटेड नेशन के हमें यूनो कहते हैं, उनके एम्स मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है हमें, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ वर्किंग ऑफ ह्यूमन, वर्किंग ऑफ यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन कब कैसे और वर्किंग कैसे है, इसकी हमें पूरी जानकारी लेनी है, ठीक है। इसके बारे में पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के बारे में हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉज क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पर, इंटरनेशनल क्रिमिनल की स्थापना कब हुई, इसके बारे में उनके हर तरह के जो अदर स्ट्रक्चर्स है वो भी हमें यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि वहाँ पर हमें क्वेश्चन जो है तो कि हमें क्रैक करने में इजी हो जाएंगे, ठीक है। और आगे क्या है तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में हमें इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट 5 में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें ग्लोबलाइजेशन का स्टडी करना है, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ज्यादा से हम ब्रिटेन वुड्स सिस्टम क्या है उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से करने, नॉर्थ साउथ डायलॉग भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, WTO G20 ब्रिक्स में यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछते हैं। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो रहते हैं, 100 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो रहते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में 10 क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें WTO G20 करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसलिए हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है हमें करंट रिलेटेड करना चाहिए, एक्सपेक्टेड फ्रॉम करंट रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, SCO इसे कहते हैं,
एशियन का एशियन क्या है, यहाँ पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, उनका डायलॉग कैसा रहता है, अफ्रीकन यूनियन के बारे में और एसीओ के बारे में यहाँ पर हमें पूरी स्टडी करनी है। देन कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन दिस यूनिट। देन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है, ह्यूमन राइट्स पर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। माइग्रेशन रिफ्यूजी पर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉवर्टी है, डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर भी हर बार क्वेश्चन पूछते जाने वाले हैं। यहाँ पर हमें यूनिट 5 में इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पर हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला यूनिट है यूनिट 6, जो कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। यहाँ पर क्या देते हैं कि पर्सपेक्टिव पर हमें ज़्यादा से बातचीत करती है, पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, जो कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी की पर्सपेक्टिव क्या रहती है, इंडिया आइडेंटिटी एज पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, देन कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी हमें जानना है। उनके बारे में हम प्रिंसिपल जानेंगे। डिटरमिनेंट्स कौन कौन से है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या कंसेप्ट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस यूनिट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, एंड नाम कहते हैं उसे, नाम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, रिलेवेंस ऑफ नॉन और उनका रिलेवेंस कैसे, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए और अच्छी तरह से हमारी यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी भी यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी और अदर यूनिट के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं और पूछते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके बारे में कहा था कि हमें जब यूजीसी एनटीए नेट की जब हम एग्जाम देने वाले तब हमें पूरा का पूरा सिलेबस जान लेना चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस हमारा लर्न होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सिलेबस के बारे में जब लर्न हुआ है तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने वाले और यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन से टॉपिक पर फोकस करने वाले, ये जो अप्रोच है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते हैं। इसलिए जो हमारे होल जो रहता है कि पूरा के पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें मालूम होना चाहिए और उसके साथ ही सिलेबस जो है हमारा पूरा का पूरा लर्न होना चाहिए। इसके अलावा अब आगे क्या रहता है कि टेक्स्ट बुक कौन से यूज करना है, रेफरेंस बुक कौन से यूज करना है। ठीक है, लेकिन पहले सिलेबस आपको पूरा पूरा जानना चाहिए। ठीक है, अब मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि मैं नेट एग्जाम क्वालिफाई, लेकिन 3 टाइम मैं नेट क्वालिफाई हो चुकी हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 2 बार नेट हो चुकी हूँ, वुमेन स्टडी में भी नेट क्वालिफाई हो चुकी हूँ। इसका पूरा ट्रिक्स में क्या बताना चाहती हूँ कि आपको मुझे पूरा का पूरा सिलेबस लर्न था। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर क्वेश्चन मुझे मालूम था, यानी हर क्वेश्चन के ट्रिक्स मैंने जान ली थी कि कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन है, किस पर फोकस लेना चाहिए, मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कौन सा यूनिट है, जो वीक पॉइंट रहता है उसे ज़्यादा मेहनत कैसे करनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहते हैं उसे ज़्यादा मेहनत करके उसी पर का एक ही क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, यानी कि इनके पूरा के पूरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सही आना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा ट्रिक्स रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस मालूम करना चाहिए, सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसी हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मालूम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रोज 15 प्लस ज़्यादा की ज़्यादा रोज 15 प्लस जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू के रोज हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह हमारी एमसीक्यू एग्जाम है और कम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एमसीक्यू की हमारी रोज से रोज प्रैक्टिस होना बहुत जरूर है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ आवर एग्जाम। ठीक है, रोज से रोज हम जब पूरे के पूरे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमें प्रैक्टिस से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए या हमारी अदर जो कोई क्वेश्चंस रहते वो भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन रोज से रोज 50 प्लस क्वेश्चन जो है वही हम प्रैक्टिस करनी ही
चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे यूनिट 6 में क्या देख लेते कि इंडिया रिलेशंस विद मेजर पावर्स कौन कौन से। ठीक है, इंडिया रिलेशन विद मेजर पावर्स के बारे में 3 मेजर पावर्स है, यूएसए है, रशिया है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में। ठीक है, इंडिया रिलेशन यहाँ पर इंडिया रिलेशन यहाँ पर यूएसए के साथ, रशिया के साथ और चाइना के साथ कैसे रहे, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है। और करंट रिलेटेड यहाँ पर हमें करंट रिलेटेड यहाँ पर हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमें आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद हो सकती है। ठीक है, और आगे क्या है कि इंडिया एंगेजमेंट विद मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया एंगेजमेंट विद मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम क्या देखने वाले, तो इंडिया रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन है, ब्रिक्स के बारे में हम जानने वाले हैं, एशियन के बारे में हमें पीछे भी देख लिया था कि यहाँ पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल इकोनॉमी में हमें ब्रिक्स, एशियन के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में पूरी जानकारी ली थी। लेकिन यहाँ पर हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एज ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इन दिस इंस्टीट्यूशन हमें यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हमें इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंडिया का रिलेशन उनके साथ कैसा रहते हैं, इंडिया यहाँ पर इनके साथ कैसे एंगेज रहती है, यहाँ से हम पढ़ना है। और वे पूरा ही पूरा करंट रिलेटेड ये क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है, जो कि इंडिया एंगेजमेंट विद मल्टीपोलर वर्ल्ड्स के बारे में। ब्रिक्स है, एशियन है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अफ्रीकन यूनियन है, देन सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस यूनिट पे पूछते हैं। ठीक है, आगे का क्या है, तो इंडिया रिलेशन विद नेबरहुड। ठीक है, यहाँ पर हम मेजर पावर्स देख लिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में देख लिया। अब हम नेबरिंग जो कंट्रीज है, नेबरहुड कंट्रीज है इंडिया के रिलेशन में, उनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, और इससे क्या है, तो सार्क में पढ़ाई करने वाले गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, व्हाट इज मीन बाय गुजराल डॉक्ट्रिन, कहाँ से शुरू हुआ, कौन थे, हु इज द गुजराल। ओके, लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट है और लुक वेस्ट है। यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन हमें पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडिया निगोशिएशन स्ट्रेटेजी इन इंटरनेशनल रिजिम। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन है, इंडिया नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी, इंडिया के बारे में यहाँ पर हमें द यूनाइटेड नेशन कहला है। और यूनिट 5 में हमें क्या करना था, तो स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में हमें पढ़ाई करनी थी। यहाँ पर हमें अभी द यूनाइटेड नेशन के बारे में, इंडिया नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी इन इंटरनेशनल रिजिम में कैसे, यहाँ की हमें पूरी जानकारी लेनी है। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है, WTO के बारे में भी हमें जानना है, इंडिया रिलेटिव। देन इंटरडिसिप्लिनरी मॉनिटरी फंड, IMF है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हमें इंडिया नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी वहाँ पर कैसी है, ये कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण यूनिट है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस यहाँ पर क्या कह दिए है, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में हम मैरीटाइम सिक्योरिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन योर यूनिट। एनर्जी सिक्योरिटी है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इट इज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेंट एंड रिफ्यूजी, वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से, इंटरनेशनल टेररिज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड साइबर सिक्योरिटी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी यूनिट 6 के बारे में जब स्टडी करने वाले, तो यहाँ पर हमें कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पे ज्यादा फोकस देने वाले, साथ ही साथ इंडिया नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी इंटरनेशनल रिजिम के बारे में है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, पावर्स है, नेबरहुड जो कि इंडिया फॉरेन रिलेशन यहाँ से कैसे रहे हैं, इनके बारे में हमें पूरी की पूरी जानकारी लेनी है, जहाँ पर हमें हर क्वेश्चन यहाँ का ट्रैक करना और वही सही होना चाहिए। ठीक है, अगला यूनिट क्या है, अगला यूनिट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का, हर एस्पायरेंट का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो कि यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जानकारी लेती है। ये इसका यहाँ पर सबका ये क्या रहते हैं, फेवरेट रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूरे के पूरे आउट ऑफ 10 मार्क्स हमको मिलते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिट 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जो कि यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा जानकारी लेने, कॉलोनिज्म हेरिटेज होगा, द कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमें पूरे जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछते हैं, वो पार्ट यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूड होते हैं, इस पर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पूरा उसे घटना समिति कहते हैं। ठीक है, घटना समिति के बारे में क्या है, तो उसका कंपोजिशन क्या है, आइडियोलॉजिकल मूविंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स कौन कौन से हुए, यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, कंपोजिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। देन philosophy of the constitution, preamble, it is very most part,
प्रियम्बल होगा, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हो गए, जो कि वो फिलोसफी के 12वीं की फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, उसमें डेमोक्रेसी है, सोशल चेंज है, नेशनल यूनिटी, चेक्स एंड बैलेंस, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या रहता है, तो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल मिनिस्टर है। यूनियन पार्लियामेंट में स्ट्रक्चर होता है, रोल ऑफ फंक्शनिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, इट इज दोनों ही इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जुडिशरी सिस्टम में क्या है, जुडिशरी सिस्टम में पूरी की पूरी जुडिशरी सिस्टम जो कि इंडिया की, वही पूरी हमें पढ़ाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जुडिशियल, व्हाट इज मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज मीन बाय जुडिशियल एक्टिविटीज एंड जुडिशियल रिफॉर्म, कौन कौन से कहाँ से हुए, कौन कौन से ईयर, ये सब हमें पढ़ना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में, इस यूनिट में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इन द स्टेट, जो कि हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव का स्टडी किया, उसी बारे में हम स्टेट के बारे में भी हमें एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव बारे में क्या करना है, पढ़ाई करना है। वहां पर हमें जाके प्रेसिडेंट के बारे में कहा, चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में कहा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में यहाँ की हमने पढ़ाई की, ताकि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द स्टेट में भी हम गवर्नर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ भी पढ़ाई करने वाले। फेडरलिज्म इन इंडिया क्या है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रेमवर्क क्या है, एसिमेट्रिकल फेडरल प्रोविजन एंड एडॉप्शन क्या है, रोल ऑफ इंटर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्या रहता है, इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, इमरजेंसी ट्रेड कौन कौन से, यहाँ पर हमें फेडरलिज्म इंडिया में पढ़ना है। इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस यूनिट में। यहाँ पर हमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, रूल्स कौन कौन से देखने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म कौन कौन से हुए, ये भी हमें यहाँ पर जानना है। और इसी तरह से इस क्वेश्चन की हमें क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर हमें फंक्शनिंग रिफॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस topic in this unit as a political institution in India, which of them control and auditor general, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है। यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग और ज्यादा से ज्यादा इनके स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं। इसी तरह से यूनिट 7 में हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव कैसी रहती है, पार्लियामेंट के बारे में, यूनियन पार्लियामेंट के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन। देन स्टेट के बारे में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बारे में भी ज्यादा क्वेश्चन पूछते जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज द पार्ट जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं। और यहाँ के बारे में हम 2024 के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर हमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी 2024 में हमारी इलेक्शन हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का रहेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर दिस यूनिट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन से, जो कि नेशनल कमीशन जो रहती है, शेड्यूल एससी का रहता है, शेड्यूल ट्राइब्स का रहता है, वुमेन्स के बारे में है, ह्यूमन राइट्स के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, हर तरह के जो कि कमीशन है वहां से हमें क्वेश्चन करना चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, देन नेक्स्ट यूनिट 8 क्या कहता है, तो यूनिट 8 में हमें पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में कहना है। पॉलिटिकल प्रोसेस यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें मालूम पड़ा, तो हमारे इंडिया की पॉलिटिकल प्रोसेस यानी राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है। यहाँ पर क्या है, स्टेट है, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। देन नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या रहता है हमारे यहाँ, डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल कैसा है, न्यू इकोनॉमिक मॉडल क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, जो कि हमें जी की एलपीजी का हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इंक्लूड होते। ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कैसी रहती है, वहां पर हमें स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इसकी स्टडी करनी है। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस का है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले थे, रिलीजन है, ट्राइब्स है, कास्ट है, रीजन है और लैंग्वेजेस। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हमें इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी। सोशल मूवमेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस यूनिट। दलित, ट्राइबल, वुमेन,
फार्मर्स लेबर, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज वेरी important point in this unit as a political processes in India, as well as civil society groups क्या है, नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एक्शन ग्रुप्स कौन कौन से है हमें पता ही होना ही चाहिए। देन रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स है, स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट्स रहते हैं, सब स्टेट्स रीजन से, रीजनल डिस्पैरिटीज एंड डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स जो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। अब जब सिलेबस के बारे में, सिलेबस पूरे के पूरा हम पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में हम जान लेंगे, और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देख लेंगे तो हमें पता चलता है कि सिलेबस में कौन कौन से पार्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और कौन कौन से पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे पता चलता है और एक अप्रोच हमारे स्टडी का क्या होता है, डेवलप होता है। वही अप्रोच हम क्या करने वाले, यही अप्रोच हम इस प्लेटफॉर्म में हम आपको देने वाले, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कि हमारी 2024 की जो एग्जाम है 16 जून को, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल ऑनलाइन में रजिस्टर होना ज़रूर है, ताकि हमें आने वाले एग्जाम जो है, तो आपकी आने वाले एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में होगी या अदर अटेम्प्ट आपके हो गए तो क्रैक होने ही वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेके हमें यहाँ पर सेशन में क्या करना है, अटेंड करना है। और यहाँ पर क्या दिया है, तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया भी, इसके बारे में क्या है, तो इशू ऑफ इक्वलिटी है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। देन आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या कहा है, तो नेशनल पार्टीज कौन से हैं, स्टेट पार्टीज कौन से, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स क्या कहती है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशन, कंटेंसेशन, रिप्रेजेंटेशन, इमर्जिंग ट्रेड कौन कौन से, यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते हैं। अगला नेक्स्ट यूनिट क्या है, नेक्स्ट यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हर पसंद होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी रहता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। बाकी हमें क्या करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कि क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें आउट ऑफ क्वेश्चन के आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या पढ़ना है, तो मीनिंग क्या है पब्लिक, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन इवोल्यूशन क्या है इनका, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेस कौन कौन से है, ठीक है। पब्लिक मतलब लोक प्रशासन के बारे में हमें पूरे के पूरे दृष्टिकोण कौन कौन से है, तो यहाँ पर हमें व्यवस्था सिद्धांत कहते हैं, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इकोलॉजिकल अप्रोच कौन कौन सा है, यहाँ पर हमें पढ़ना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कंसेप्ट कौन कौन से है, यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, रैशनल चॉइस थ्योरी है, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द era of liberalization and globalization, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस यूनिट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कंसेप्ट हमें पूरी की पूरी पढ़ाई अच्छी करनी है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमें पूछते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, यहाँ पर हमें मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होगी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कौन से थिंकर्स है, वहाँ पर कौन से थॉट है, और यहाँ पर रिलेटेड कौन कौन से बुक्स है थिंकर के, ये हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कंसेप्ट में क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, और ब्यूरोक्रेट थ्योरी एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन में थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, चेस्टर बर्नर्ड प्रिंसिपल जो है, यहाँ पर से हमें क्वेश्चन कम्युनिकेशन के बारे में पूछते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर चेस्टर बर्नर्ड प्रिंसिपल कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैरी पार्कर फुलेट के बारे में क्वेश्चन बताया जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर के हर बार हर ईयर एक ही क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। फुलेट के बारे में, ट्रिकर के बारे में एक नया क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसी बारे में यूनिट 9 में हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेनी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिलेबस हमें लर्न होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और हमारे यहाँ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसा है, कौन से पॉइंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। जबकि हमें सिलेबस की पूरी तैयारी की है, सिलेबस पूरा हमने लर्न किया है, इनके बारे में हमें पूरी जानकारी मिली है,
उनकी। देन आफ्टर नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हम पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने वाले। यहाँ का हमारा फोकस सेटल हो जाएगा। फोकस सेटल होने के बाद हम क्या करने वाले, हम हमारे अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यानी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स कौन से हमारे में, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो वो मैं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ज़्यादा करूँगी, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगी ताकि यहाँ से हमें आउट ऑफ मार्क मिल सके, 10 आउट ऑफ 10 हमें यहाँ से क्या हो सके, मार्क मिल सकते हैं, ठीक है। अगला यूनिट क्या है, अगला यूनिट लास्ट यूनिट है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। गवर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने के बाद हमें यहाँ का इंडिया का गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी कैसा रहता है ये हमें पूरा जानना है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या है, रोल ऑफ स्टेट क्या है, रोल ऑफ स्टेट भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स के बारे में जानना है। देन अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दिस टॉपिक, इन दिस यूनिट में। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, जुडिशियल कंट्रोल और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यहाँ से हमें उनका कंट्रोल कैसा रहते हैं, कहाँ से, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी यानी पूरा अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल कहाँ से, लेजिस्लेटिव कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव रहते हैं, ठीक है। कायदेशीर कायदे कार्यकारी पर उनका क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में है। बजटरी कंट्रोल भी है। कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटी, जो कि पूरी की संसदीय कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री कमिटी जो उनके कंट्रोल थ्रू क्या रहता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पर हमें कंट्रोल ओवर, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बारे में यहाँ पर हमें पूरी जानकारी लेंगे और यहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, राइट टू information, consumer protection act, it is a very important point of our in this unit. Citizen charter, grievance redress system, ombudsman, लोकपाल, लोकायुक्त, हर ईयर क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। ग्रास रूट गवर्नेंस, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शनिंग, हमारे यहाँ पर पीछे भी आया था कि ग्रास रूट सिस्टम के बारे में, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, यहाँ पर सभी के सभी आर्टिकल्स भी हमें करना है, उनके फंक्शंस पे हमें पूरे के पूरे जानकारी लेने, पूरे के पूरे फंक्शन हमें मालूम होना चाहिए ताकि यहाँ पर आने वाले क्वेश्चन हमें क्या करना है, फोकस करना है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, तो डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग रहता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस यूनिट। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नीति आयोग, नीति आयोग पर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, NHRM एंड RT। पब्लिक पॉलिसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। स्पेशल रेफरेंस टू हाउसिंग है, हेल्थ के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, फूड सिक्योरिटी क्या है, मनरेगा क्या है, MG नरेगा, अभी MG नरेगा क्या है, NHRM क्या है, हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, RT राइट टू एजुकेशन क्या है, इसके बारे में, जो कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी हर अलग अलग होते हैं इंडिया के बारे में, यहाँ से हमें पूछते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है, इवैल्यूएशन कैसे रहते हैं पब्लिक पॉलिसी का, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस क्या है, अकाउंटेबिलिटी, जन सुनवाई और सोशल ऑडिट, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते। जन सुनवाई क्या होती है, सोशल ऑडिट के बारे में जानना है, सोशल ऑडिट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस यूनिट एज अ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, जहाँ पर हमें पूरे के पूरे से जो कि पूरे पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में रन होते हैं, इनके बारे में हमें क्या करना है, पूरी जानकारी लेने, करंट रिलेवेंट के बारे में यहाँ पर हमें पूरे मैच करनी है। और गवर्नेंस के बारे में हमें क्या करना है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस क्या रहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है। एम्बुड्समैन क्या है, लोकपाल और लोक आयुक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे इसी तरह से हमें UGC नेट के लिए पूरे के पूरे 1 to 10 यूनिट तक हमें हमारा सिलेबस है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस फॉर आवर एग्जाम, बिकॉज हमें पूरा का पूरा सिलेबस लर्न ही होना चाहिए ताकि हमें
ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक आते हैं, कहाँ से आ जाते हैं और फोकस कौन से यूनिट पर रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, मेरा इंपॉर्टेंट यानी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कौन से टॉपिक पर होना चाहिए ज़्यादा की ज़्यादा, क्योंकि वो मेरा स्ट्रांग रहता है। ठीक है, वो मेरा स्ट्रांग है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या करूँगा कि स्ट्रांग करूँगा। ठीक है, ताकि उसे यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, हमारा टारगेट 75 प्लस क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। जबकि अब 75 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 100 में हम 75 प्लस क्वेश्चन राइट आएंगे तो हम खुली क्या कर सकेंगे, हम क्वालिफाई हो सकेंगे, क्रैक हो सकेंगे। और पेपर फर्स्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 प्लस है, बहुत ज़्यादा होते, लेकिन मैं कहूँगी कि 35 प्लस भी ज़्यादा आप ला सके तो बहुत ही बड़े। 45 प्लस आए तो हम जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो सकेंगे, लेकिन 35 प्लस जब क्या आप लाते हैं तो आप क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूरे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स लाने, 185 टू हमें 230 तक हमारी रेंज रहनी ही चाहिए, ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और हम जेआरएफ के लिए क्या हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। इसीलिए हमें 185 के अंदर आना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 63% से टू 75% तक हमारा क्या रहता है, मेरिट रहता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिलेबस मालूम होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मालूम होना है, हमारा पूरा जो कि ये है हमारा टेक्स्ट बुक रहता है, हमारे रेफरेंस बुक है वह हमें मालूम होना है। बेसिक जो कि हमारे कंसेप्ट है वही हमारी क्लियर होने। और इस प्लेटफॉर्म में, ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ये सभी जानकारी हम तुम्हें देने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब यहाँ पर ज्वाइन हो सके तो हमें ज्ञान हो सके तो तुम्हें क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें क्वालिफाई होने की श्योरिटी हो सकती है। ग्लोबल ऑनलाइन हमें तुम्हें पूरे की पूरी जानकारी देंगे, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लेंगे, टेस्ट प्रोवाइड कर सकेंगे और वेब लाइव लेक्चर, रिकॉर्ड लेक्चर हम सब आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो आज का सेशन है यहाँ पर भी खत्म होता है। आपको ये सेशन कैसा लगे मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पर ही समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।